जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास का जो सीरीज है वो लगभग आपका समाप्त होने वाला है। साथ ही साथ हमने प्रश्नोत्तरी सीरीज भी कंटिन्यू रखा, जो भी आपको टॉपिक कराया, साथ में उसके प्रीवियस के जो क्वेश्चन है उसको भी कराया। अब यहाँ पे एक चीज़ आपके लिए यहाँ पे हम और करा दे रहे हैं कि लास्ट टाइम जब आपने क्रम से शुक्ल सीरीज में सभी लोगों के बारे में पढ़ लिया है, कैसे शुक्ल जी ने अपने वक्तव्य रखे हैं, हिंदी के संदर्भ में किसके बारे में क्या कहा, कैसे कहा, तो आपके एग्जाम में एक रिक्वायरमेंट ये होता है कि वन लाइनर फैक्ट भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और उनका कलेक्शन आपको यहाँ बहुत अच्छे से मिल जाएगा। ये शुक्ल जी की ही किताब से शॉर्ट नोट किया गया है, ठीक है। तो इसको आप लास्ट टाइम रिवीजन के पर्पज से बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे भारतेंदु पूर्व काव्य धारा 1843 से 1867, ये आपने देखा कि कैसे उन्होंने संवत में चीज़ों को बांटा है। तो संवत को जब आप 57 माइनस करते हैं तो बिल्कुल आप इस तरीके से आ सकते हैं। तो भारतेंदु जी से, यानी भारतेंदु का समय हम कब मानते हैं, जो भारतेंदु जी का अगर हम समय देखें कि जो उनकी एंट्री होती है हिंदी साहित्य के इतिहास में, तो कोई 1857 मानता है, उनका जन्म ही 50 से हुआ है। तो हम जब भारतेंदु काल की बात करते हैं तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि 1843 से जो 67 का समय है, ये भारतेंदु जी जब लेखन में नहीं है उसके पूर्व का समय है। और पूर्व के समय का मतलब आप देखिए, भारतेंदु पूर्व यानी आधुनिक काल से पूर्व का जो समय है वो रीतिकाल है। तो रीतिकाल की समाप्ति के बाद तथा भारतेंदु युग की शुरुआत की बात है, यानी रीतिकाल और भारतेंदु के बीच का जो है साहित्यिक दृष्टि, उसको कहते हैं कि भारतेंदु से पूर्वीय काव्य धारा का समय है। अब ऐसे में कहते हैं कि इसकी समय सीमा की बात करें तो ये सीमा है 1843 से लेके 1867, 1843 से 1867 का समय। इस काल के कवि जो है वो किस तरीके से लिखते थे, तो इस काल के कवि का जो लेखन शैली था वो ब्रज भाषा काव्य परंपरा के कवि होते। इन्होंने जो है भक्ति, श्रृंगार तथा रीति निरूपण की रचनाएं की। तो ये कैसे, यानी समय 1843 से 67 का समय, भारतेंदु पूर्व काव्य धारा के नाम से इन्होंने भक्ति, श्रृंगार तथा रीति निरूपण रचनाएं की। देखिए, भारतेंदु पूर्व काव्य धारा के रचनाकार और उनकी रचनाओं के बारे में यहाँ पे बात करें तो जो इनकी रचना है और इनकी रचनाएं हैं उनमें कौन कौन सी हैं, जैसे सेवक कवि हैं। तो भारतेंदु जी से पूर्व ही ये कवि आते हैं। ये देखिए किसके अनुसार, ये शुक्ल जी की जो आपने सीरीज की है ना, शुक्ल जी के सीरीज में ही किसको क्रम से कौन से नंबर पे रखा गया है, कौन सी किसकी रचनाएं हैं। और जब हमने प्रश्नोत्तरी कराया तो आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि हो गया होगा कि किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आते हैं। अब जैसे सेवक का नाम आपने सुना तो आपको तुरंत ये पता चलना चाहिए कि सेवक जो कवि है ये जो है भारतेंदु जी से पूर्व इनका नाम लिया जाता है। तो सेवक कवि का समय दिया है 1815 से लेकर 1881 का समय है, 15 से लेकर 1881 ईस्वी का समय। और रीवा नरेश रघुराज नाथ सिंह, यानी रीवा नरेश रघुराज सिंह, तो इनका समय है 1823 से 1879 ईस्वी। अब देखिए सेवक के बारे में, देखिए इनकी रचनाएं क्या है, नक्सिक है। सेवक जो कवि हैं इनकी रचनाओं का नाम है नक्सिक और दूसरी रचना है वाग विलास। तो कवि सेवक की जो रचना है, कवि सेवक की रचना के बारे में नक्सिक भी है इनका, वाग विलास भी है। अब रीवा नरेश रघुराज सिंह, इनके द्वारा जो रचना है सुंदर शतक। अब इसे आपको लगेगा कि नक्सिक किसका है, सेवक कवि का है। सुंदर शतक करके है, श्रीमद् भागवत महात्म्य करके है, इनके अलावा रुक्मणी परिणय। अब थोड़ा सा आपको आइडिया हो रहा होगा ना कि किनके बारे में काफ़ी बार आपको देखा होगा आपने रचना की, उन रचनाओं का बार बार उल्लेख हुआ है। जैसे रुक्मणी परिणय आपने कई बार एग्जाम में देखा होगा, पैटर्न में रुक्मणी परिणय पूछा जाता है। सुंदर शतक किसका है, पूछा जाता है ना। भक्ति विलास, राम रसिकावली, आनंद आनंदा मुनुदि करके है, राम स्वयंवर 1869 करके ये करके है, और वाग विलास नक्सिक, ये सेवक का दो रचना जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब भारतेंदु जी के पूर्व की बात है। इसमें भारतेंदु जी के पूर्व में ये भी आते हैं बाबा रघुनाथ दास राम स्नेही। बाबा रघुनाथ राम स्नेही का है विश्राम सागर 1854 ईस्वी। गोपाल चंद्र गिरधर दास, गोपाल चंद्र गिरधर दास का है 1833 से 1860 ईस्वी का समय। राधा स्रोत, गोपाल स्रोत, और इनके अलावा है जरासंधवध, छंदो वर्णन, भारती भूषण, राम कथामृत, बलराम कथामृत। तो एक तो राम का कथामृत है, एक बलराम का है। राधा का स्रोत है, गोपाल का स्रोत है, बाकी छंदो वर्णन करके भी है। आगे यहाँ पे देखें तो यहाँ पे दिया है चंद्रशेखर वाजपेयी। चंद्रशेखर वाजपेयी का देखें तो नक्सिक, अभी जस्ट आपने यहाँ पे देखा था कि नक्सिक जो रचना है ये कवि सेवक का है नक्सिक, और यहाँ पे आपको देखने में आ रहा है कि चंद्रशेखर जो है, चंद्रशेखर का भी नक्सिक है।
हमीरहट कई बार पूछा गया है किसका है, तो देखिए हमीरहट का समय भी दिया 1845 ईस्वी, और हमीरहट जो रचना है ये चंद्रशेखर वाजपेयी का है। रसिक विनोद कई बार पूछा गया 1846 में, तो 45 में इन्होंने हमीरहट लिखा था चंद्रशेखर वाजपेयी ने, 46 में रसिक विनोद लिखा, बाकी नक्सिक है। रामदास, रामदास के द्वारा कवि कल्पद्रुम, तो कवि कल्पद्रुम रामदास के द्वारा 1844 ईस्वी में। इसके बाद इन्होंने दिया है वैजनाथ द्विवेदी करके, और इनके द्वारा जो लिखा गया है वो अगर रचना देखें तो सीताराम भरण मंजरी 64 में, फिर 66 में राम रहस, वृतानी दोष कदम 1866 ईस्वी, वामा विलास 1866 ईस्वी, उद्दीपन श्रृंगार 1867, अनुभव उल्लास 1867, चित्राभरण 1867। तो ये किसका है, वैजनाथ द्विवेदी का है। आगे यहाँ पे देखें जैसे लक्ष्मीराम, लक्ष्मीराम ब्रह्मभट्ट, तो लक्ष्मीराम जो ब्रह्मभट्ट है 1841 से 1904 ईस्वी, ये है मान सिंह गाष्टक करके हैं, लक्ष्मीश्वर रत्नाकर करके हैं, प्रताप रत्नाकर, रावणेश्वर कल्पतरु, प्रेम रत्नाकर, कमलानंद कल्पतरु, और सरदार कवि रचनाकाल 1845 से 83, रामलीला प्रकाश, साहित्य सरसी, राम रत्नाकर, षड वाग विलास। ये जितने लोगों का हमने यहाँ पे उल्लेख किया, ये भारतेंदु जी से पूर्व जो रचनाकार हैं उनकी रचनाओं के बारे में। अब आप देखिए यहाँ पे भारतेंदु युग के बारे में आते हैं, तो सबसे पहले आपको दिया कि भारतेंदु युग का जो काल विभाजन किया गया है, वो काल विभाजन में भी कौन सा काल विभाजन का समय है और किसने क्या नाम दिया है। जैसे आपने शुक्ल जी का तो हमने देखा ही, तो भारतेंदु युग का जो काल विभाजन शुक्ल जी ने किया है, तो इन्होंने आपने देखा कि उत्थान में बांटा है। जैसे नई धारा प्रथम उत्थान, तो इसका समय इन्होंने 1868 से 1893 माना है। तो रामचंद्र शुक्ल ने नई धारा प्रथम उत्थान भारतेंदु युग को माना है, और ये समय है 1868 से 1893 का समय। नव जागरण किसको कहा है, तो नव जागरण नाम रामविलास शर्मा ने दिया है, और 1868 से 1900, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है ना। रामविलास शर्मा ने भारतेंदु काल को नव जागरण कहा, और प्रथम उत्थान रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। तो ये भारतेंदु युग का काल विभाजन है कि नई धारा प्रथम उत्थान 1868 से 93 नाम रामचंद्र देते हैं, रामविलास नव जागरण नाम देते हैं। वर्तमान काल कौन नाम देता है, तो जस्ट एक साल नीचे देखेंगे 1869 से 88, ये मिश्र बंधु देते हैं। आधुनिक काल जो है ये राम कुमार वर्मा के द्वारा 1870 से 1900 का जो समय है, और डॉक्टर त्रिभुवन सिंह इसको जागरण काल कहते हैं, और डॉक्टर बच्चन सिंह इसको पुनर्जागरण काल कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखें तो रामचंद्र का नई धारा प्रथम उत्थान, नवजागरण, वर्तमान काल, आधुनिक काल, जागरण काल, पुनर्जागरण काल, है ना, किसने किस नाम से इसको कहा है। अब देखिए आधुनिक हिंदी कविता के प्रथम चरण को भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर भारतेंदु युग का नाम दिया गया है। नामकरण का आधार देखें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का युग प्रवर्तक व्यक्तित्व रहा है। चूंकि भारतेंदु का जन्म अगर देखेंगे तो 9 सितंबर 1850 ईस्वी को हुआ है, इसलिए कई विद्वान आधुनिक काल का आरंभ कब मानते हैं, वही 1850 ईस्वी। इस तरह मोटे तौर पे अगर देखें तो भारतेंदु युग का समय क्या है, 1850 से 1900 ईस्वी, सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन से पूर्व तक मान सकते हैं। भारतेंदु मंडल के रचनाकार हैं बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त, राधा कृष्ण दास, ये सभी हैं। भारतेंदु युग की साहित्यिक प्रवृत्तियों में देखें तो ये जो समय था अंतर विरोधों का साहित्य था, यानी एक तरफ तो राष्ट्रभक्ति की बात होती थी, एक तरफ राष्ट्रभक्ति, एक तरफ राजभक्ति। दूसरा यहाँ पे आप देखिए कि एक तो ये था अंतर विरोध का साहित्य, राष्ट्रभक्ति बनाम राजभक्ति, दूसरा था ब्रज भाषा बनाम खड़ी बोली का समय, तीसरा था पारंपरिक संस्कार बनाम आधुनिक विचार के मध्य अंतर विरोध का समय। इस तरीके से देखें। अब आगे देखिए तो जैसे ये कहते हैं कि श्रृंगारिकता की चेतना, यानी इस काल में आधुनिकता की चेतना के बावजूद रीतिकालीन प्रभाव पूरी तरह छोड़ा नहीं जा सका था। न्यूनाधिक इस युग के सभी कवियों ने श्रृंगारिक कविताएं लिखी। भक्ति भावना, यहाँ भक्ति के निर्गुण और सगुण दोनों रूप देखते हैं। यहाँ भक्ति का एक और व्यापक रूप उपलब्ध है जिसे कौन सी भक्ति कहते हैं, स्वदेशानुराग समन्वित भक्ति कहते हैं। समस्या पूर्ति, इस युग में कविता वर्धनी सभा तथा रसिक समाज जैसी संस्थाओं का स्थापना किया गया, जहां कवियों की गोष्ठियां होती थी तथा नए कवियों को प्रोत्साहित किया जाता था। इस परंपरा में एक विषय तय किया जाता था और उसकी अंतिम पंक्ति तय होती थी। कवि अपनी प्रतिभा से उसे पहली जो पंक्तियां होती थी लिखते थे। यानी समस्या पूर्ति देखिए एक खासियत होती थी इस समय, जैसे कविता वर्धनी सभा, रसिक समाज ये बना दिया जाता था। मतलब जैसे कवि आपस में बैठ गए और उनमें क्या होता कि अब नए कवियों को प्रोत्साहित करना, तो ये क्या करते, एक विषय कोई उठा देते और उसकी अंतिम पंक्ति तय होती थी और कवि अपनी प्रतिभा से उससे पहले की पंक्तियां वो लिखते जाता था। तो इसी को कहते थे समस्या पूर्ति, जो इस काल की प्रमुख
प्रवृत्ति रही है। स्वयं भारतेंदु ने समस्या पूर्तियों को प्रोत्साहित किया। आगे कहते हैं सामाजिक समस्याओं का चित्रण। इस युग का काव्य जन जीवन से जुड़ा है। इसमें नारी शिक्षा, विधवा समस्या, बाल विवाह, धार्मिक संकीर्णता जैसे विषयों की ओर कवियों की दृष्टि गई है। आगे कहते हैं कि प्रमुख आलोचकों के मत। भारतेंदु युग का जो साहित्य है वो व्यापक स्तर पर गदर से प्रभावित है। ये कौन कह रहा है? रामविलास शर्मा कह रहे हैं कि जो भारतेंदु युग का जो साहित्य है उसको हम देखें कि व्यापक तौर पे तो वो गदर से प्रभावित है। या रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि भारतेंदु जी हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा करते हैं। तो ये कौन कहता है कि भारतेंदु जी जो है हिंदी साहित्य को एक नए रास्ते पे लाके खड़ा करते हैं? ये कहने वाले हैं रामचंद्र शुक्ल। भारतेंदु युग का साहित्य जनवादी इस अर्थ में है कि वो भारतीय समाज के पुराने ढांचे से संतुष्ट न रहकर उसमें सुधार भी चाहता है। तो ये कौन कहता है? रामविलास शर्मा। तो भारतेंदु जी के ये जो समय है इसके बारे में जैसे रामविलास जी का कहना है कि गदर से प्रभावित है। तो हिंदी साहित्य को नए मार्ग पर लाकर खड़ा करने वाले युग प्रवर्तक कौन है? भारतेंदु जी, शुक्ल जी का कहना। ये भारतेंदु युग का साहित्य जनवादी क्यों है? क्योंकि वो भारतीय समाज का जो पुराना ढर्रा है उसे संतुष्ट ना रह के उसमें सुधार चाहता है। ऐसा कहना किसका है? रामविलास शर्मा का। अब यहाँ पे देखिए भारतेंदु युगीन रचनाकार एवं उनकी रचनाओं को यहाँ पे दिया है और कवि के नाम और कृतियाँ दिया है। जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र का समय दिया 1850 से 85 का समय। अब भारतेंदु जी 1850 से 85 यहाँ पे दिया गया है कृतियों के बारे में। तो बद्री नारायण जो चौधरी प्रेमगन 1855 से 1922 का समय है। और इनके द्वारा अगर रचनाओं की बात करें तो बद्री नारायण का देखिए भारतेंदु जी सबसे पहले आते हैं 1850 में जन्म है और 1855 जस्ट 5 साल बाद जो, क्योंकि हमको इनका जन्म सबका ध्यान रखना है और भारतेंदु मंडल के कवियों में क्रम भी आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से क्वेश्चन आता है। तो जैसे आपने दिमाग में रखा कि भारतेंदु मंडल में भारतेंदु जी सबसे पहले आएंगे, इसके बाद कौन आएगा? तो भारतेंदु मंडल में पहले भारतेंदु जी आएंगे, इसके बाद बद्री नारायण आएंगे, फिर प्रताप नारायण आएंगे। अब भारतेंदु जी जो है अगर 1850 में जन्म लेते हैं तो उसके जस्ट 5 साल बाद जो है बद्री नारायण का है और बद्री नारायण के 1 साल बाद प्रताप नारायण का जो है जन्म है। आपको बस ये क्रोनोलॉजी ध्यान रखना, निधन का ना भी ध्यान रखें तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि 1850, 1855, 1856 कौन? भारतेंदु, बद्री नारायण, प्रताप नारायण, क्योंकि क्रोनोलॉजी आता है मिलाने के लिए। अब जो है जैसे बद्री नारायण का आपने देखा होगा कि जब हमने क्वेश्चन वाला प्रश्नोत्तरी सीरीज 2 कंप्लीट कराया उसमें आपने देखा होगा कि कितनी ज़्यादा रचनाएं इनके बद्री नारायण के जितने भी हैं लगभग, उसमें जीर्ण जनपद कई बार पूछा गया, हार्दिक हर्षादर्श, आनंद अरुणोदय, ये सब ऑप्शन में दिया होता है। तो इनकी इतनी रचनाएं ना सारे को कंठस्थ कीजिए। जीर्ण जनपद, आनंद, हार्दिक हर्षादर्श, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु, लालित लहरी, वृजचंद पंचक, कुल 8 रचनाओं का जिक्र है। तो जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षादर्श, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु, ललिता, लालित लहरी, बृजचंद पंचक। इसके बाद जो है आगे यहाँ पे देखें तो प्रताप नारायण मिश्र का समय है 1856 से 94। तो प्रताप नारायण का जो समय है 56 से 94 में, इसमें है प्रेम पुष्पांजलि, है ना, प्रेम पुष्पांजलि, मन की लहर, लोकोक्ति शतक, तृप्यांताम, श्रृंगार विलास, हरगंगा। तो ये जितने भी हैं प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोकोक्ति शतक, तृप्यंताम, श्रृंगार विलास, हरगंगा। इसके बाद ठाकुर जगमोहन सिंह 1857। अब एक क्रम आपको याद हो गया, 1850 में स्वयं भारतेंदु जी, 55 में जो है आपने किसको देखा? बद्री को, फिर 1856 में प्रताप जी को और जस्ट 1 साल बाद 57 में ठाकुर जगमोहन को। तो जन्म ये क्रम याद हो गया। अब ठाकुर जगमोहन की जो रचनाएं हैं, ऋतु संहार करके इसका अनुवाद 1876 में अनुवाद हुआ है ऋतु संहार का। प्रेम संपत्ति लता तो इतनी बार पूछा गया है और 1855 में देखिए प्रताप नारायण का आप जन्म सुनते हैं? नहीं, 56 में उनका, और 55 में किसका है? नहीं, ये तो 85 दिया है कि जो प्रेम संपत्ति लता जो है आपका, ये प्रेम संपत्ति लता जो है 1885 में लिखा गया है। ठाकुर जगमोहन का ऋतु संहार, प्रेम संपत्ति लता, श्याम लता। तो 2 चीज़ तो ये है कि संपत्ति लता भी है और श्याम लता करके है और दोनों ही 85 में लिखा गया है। सरोजनी, श्यामा सरोजनी 86 में है, देवयानी करके 86 में है, यानी 2 रचना प्रेम संपत्ति श्याम, ये दोनों करके रचना 85 में हो गया। श्यामा सरोजनी देवयानी करके 86 में हो गया और मेघदूत अनुवाद किया हुआ 1883 में हो गया। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे अंबिका दत्त का। तो अभी आप एक क्रम देख रहे हैं ना, 50 के बाद आपने देखा 55, है ना, 55 के आप प्रताप नारायण का 56 देखा, फिर 57 में देखा और बिल्कुल देखिए 58, कितना मतलब आपको याद करने में भी सुविधा होगा।
फिर 58 में आपने देखा अंबिका दत्त का, फिर 59 में देख रहे राधाचरण। ऐसा लग रहा है कि भारतेंदु मंडल के कभी क्रम से एक एक साल में जन्म लिए हैं। सिर्फ आप 1850 में भारतेंदु जी का मान लीजिए, इसके बाद 55, 56, 57, 58, 59 ये एकदम क्रम से चला है। इसके बाद राधा कृष्ण दास तो 65 में है। अंबिका दत्त की रचनाओं में सु कभी ससई कई बार पूछा गया है। बिहारी विहार किसका है, तो 1898 में बिहारी बिहार। हो होरी, होरी का नाम आपने गोदान में सुना होगा, लेकिन अंबिका दत्त जी का है हो होरी करके 1891 में। सु कभी ससई अंबिका दत्त जी का 1887 में है। पावस पचासा इनकी रचना है 86 में। बाकी नौ भक्तमाल करके एक रचना है राधाचरण गोस्वामी जी का है नौ भक्तमाल। इसके अलावा राधा कृष्ण दास का 1865 से 1907 में है भारत बारहमासा देश दशा। तो राधा कृष्ण दास की दो रचनाएं भारत बारहमासा देश दशा। अब यहाँ पे देखिए जो भारतेंदु हरिश्चंद्र है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जो उर्दू में किस नाम से लिखते थे, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र उर्दू में रसा उपनाम से शायरी लिखते थे, है ना। भारतेंदु हरिश्चंद्र उर्दू में जो है रसा उपनाम से शायरी लिखते थे। भारतेंदु ने लगभग कितनी काव्य कृतियों की रचना की है, तो भारतेंदु ने लगभग 70 काव्य कृतियों की रचना की है। तो एक तो उर्दू में रसा उपनाम से लिखते थे, लगभग इन्होंने 70 काव्य कृतियों की रचना की है। सन 1880 में सार सुधा निधि नामक पत्रिका में हरिश्चंद्र को भारतेंदु नामक उपाधि प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया था। फलस्वरूप आम जनमानस ने उन्हें भारतेंदु भारतीय चांद की उपाधि से सम्मानित किया। हरिश्चंद्र भारतेंदु की उपाधि शिव प्रसाद को अंग्रेजों द्वारा प्राप्त सितारे हिंद की उपाधि की प्रक्रिया में दी गई। तो क्या क्या हुआ, एक तो भारतेंदु हरिश्चंद्र उर्दू में रसा उपनाम से लिखते थे, लगभग 70 काव्य कृतियों की रचना की। सन 1880 में सार सुधा निधि नामक पत्रिका में हरिश्चंद्र को भारतेंदु नाम से वो उपाधि से विभूषित किया गया। फिर आम जनमानस ने उन्हें भारतेंदु भारतीय चांद की उपाधि से सम्मानित किया, है ना। और इनके अलावा जो है हरिश्चंद्र भारतेंदु की उपाधि शिव प्रसाद को अंग्रेजों द्वारा प्राप्त सितारे हिंद की उपाधि की प्रक्रिया में दी गई। आगे है कि भारतेंदु द्वारा स्थापित सभा एवं संस्थाएं। तो भारतेंदु जी द्वारा स्थापित सभा एवं संस्थाओं में कौन सा है, तो जैसे कविता वर्धनी सभा। भारतेंदु जी द्वारा स्थापित सभा एवं संस्थाओं में कविता वर्धनी सभा है, जो कि 1870 ईस्वी में कहाँ पे, काशी में। तो एक तो कविता वर्धनी सभा 1870 ईस्वी काशी, दूसरा है पेनी रीडिंग क्लब 1873 ईस्वी, तीसरा है तदीय समाज 1873 में। तो एक तो कविता वर्धनी सभा 1870 काशी में, पेनी रीडिंग क्लब 1873 ईस्वी, तदीय समाज 1873 ईस्वी। भारतेंदु की सभी काव्य रचनाएं भारतेंदु ग्रंथावली के प्रथम भाग में संकलित है ना। तो भारतेंदु की जितनी भी काव्य रचनाएं वो भारतेंदु ग्रंथावली के प्रथम भाग में संकलित है। भारतेंदु गद्य खड़ी बोली में लिखते थे, परंतु कविता के लिए उन्होंने ब्रज भाषा को चुना। एक तो ये हो गया कि भारतेंदु जो है वो गद्य खड़ी बोली में लिखते थे, परंतु कविता के लिए उन्होंने क्या चुना, कविता के लिए उन्होंने ब्रज भाषा को चुना। भारतेंदु को आधुनिक हिंदी काव्य का क्या कहते हैं, तो भारतेंदु को आधुनिक हिंदी काव्य का वैतालिक कहा जाता है। भारतेंदु की कविताओं में भक्ति परक तथा श्रृंगारिक संवेदनाओं और नव जागरण के स्वर देखने को मिलते हैं। भारतेंदु की भाषा अति सरस, सहज और ब्रज भाषा की बहुत सी रूढ़ियों से मुक्त है। शिक्षा को बढ़ाने के लिए भारतेंदु ने हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज खोला। उन्होंने दशरथ विलाप तथा फूलों का गुच्छा आदि कविताएं खड़ी बोली में लिखी। भारतेंदु ने विजयनी विजय वैजयंती करके 1882 शीर्षक कविता मिस्र में तत्कालीन भारतीय सेना की विजय प्राप्ति पर लिखी। नारद भक्ति सूत्र तथा शांडिल्य भक्ति सूत्र का अनुवाद भारतेंदु ने क्रमशः तदीय सरवास 1874 ईस्वी तथा भक्ति सूत्र वैजयंती शीर्षक से किया। रिपुनाष्टक 1884 नामक काव्य भारतेंदु ने लॉर्ड रिपन की प्रशंसा में लिखा। रिपुनाष्टक 1884। इसके अलावा भारतेंदु द्वारा पैरोडी, गाली, लावनी, श्यापा आदि शैली में लिखी कविताएं इस प्रकार है। अब यहाँ पे देखिए काव्य और शैली के बारे में दिया है कि काव्य में और शैली में देखें तो जैसे यहाँ पे उर्दू का स्यापा, तो ये जो उर्दू का स्यापा है, तो ये जो काव्य शैली में देखें उर्दू का स्यापा, ये स्यापा शैली में लिखा गया है। बंदर सभा जो काव्य लिखा गया है तो ये है पैरोडी में लिखा। समधिन मधुमास करके है तो ये गाली शैली में है। नए जमाने की मुकरी, ये मुकरी में है। और वर्षा विनोद करके है तो ये शैली लावनी है। प्रात समीरन करके है तो ये प्यार बांग्ला छंद में है। रानी छद्म लीला, तन्मय लीला तथा देवी छद्म लीला ये प्रबंध गीते हैं। बंदर सभा उर्दू की इंदर सभा एक प्रकार का नाटक के अनुकरण पर रचित है। भारतेंदु की मुकरियां और उर्दू की कविताएं खड़ी बोली में है। विजय वल्लरी काबुल विजय के उपलक्ष्य में लिखी गई हर्षोल्लास की कविता है।
देखिए यहाँ पे भारतेंदु हरिश्चंद्र की कविताएं अगर ईस्वी में देखें तो कौन कौन सी हैं, जैसे है भक्त सर्वस्व, तो भक्त सर्वस्व 1870, प्रेम मालिका 1871, वैशाख महात्म्य 1872 ईस्वी, अथ कार्तिक स्नान 1872, श्री जीवनी जी महाराज 1872, अपोर्ग पंचक 1877, पुरुषोत्तम पंचक 1877, प्रातः स्मरण 74 से 77, ससई सिंगार 75 से 78, श्रीनाथ स्तुति 1877, प्रातः स्मरण मंगल पाठ 73, दैन प्रलाप 73, पुराना 73, देवी छद्म लीला 73, जैन कौतूहल 1873, प्रेमाश्रु बरसठ 73, प्रेम सरोवर 74, स्वरूप चिंतन 1874, स्फुट समस्या 74, प्रबोधनी 74, श्री पंचमी 1875, निवेदन पंचक 1876, मूक प्रश्न 1877, वेणु गीत 77, प्रेम तरंग 1877, अपोर्ग पंचक 1877, गीत गोविंदानंद 77 से 78, प्रेम प्रलाप उत्तरार्ध भक्तमाल 76 से 77, अथ श्री सर्वोत्तम स्रोत 1877, होली 1879, भीष्म स्तवराज 1879, मान लीला फूल बुझौल 79, श्री सीता बल्लभ स्रोत 1879, राग संग्रह 80, वर्षा विनोद 80, प्रेम माधुरी 80, मधुमुकुल 81, विनय प्रेम 50 1881, फूलों का गुच्छा 82, प्रेम फुलवारी 83, कृष्ण चरित 1883। यहाँ पे देखिए राजभक्ति की कविताएं ईस्वी में दिया गया है, तो राजभक्ति की जो कविताएं हैं, स्वर्गवासी श्री अलवरत वर्णन, अंतरलापिका 1861, श्री राजकुमार सुभागमन वर्णन, श्री राजकुमार सुस्वागतम 1869, शून्योंजलि 1870, काशी में ग्रहण के हित महाराज कुमार के आने के हेतु 70, प्रिंस ऑफ वेल्स के पीड़ित होने पर कविता 71, मुंह दिखावनी भारत शिक्षा 75, मानसो यापन 1877, मनोमुकुल माला, भारत वीरत्व, विजय वल्लरी 1881, विजयनी विजय पताका या वैजयंती 82, जाति संगीत 84, रिप नाटक 1884। देखिए भारतीय भाषा की अन्य कविताओं में देखें तो आओ आओ भारत राज भारत जुअनो गुजराती कविता है ना, ऐसे प्राणनाथ की बले छिल। बाकी अन्य कविताओं में इनका देखें तो जैसे है चतुरंग 1872, संस्कृत लावनी 74 में, बसंत होली 74 में, प्रास समीरन 74, बकरी बिलाप 1874, उर्दू का स्यापा ये बहुत बार पूछा गया, उर्दू का स्यापा किसका है। प्रास समीरन कई बार पूछा गया तो 1874 है ना। बाकी संस्कृत लावनी 74 है, वसंत होली 74 में है, दशरथ विलाप हिंदी की उन्नति पर व्याख्यान 77, बंदर सभा 1879 में है, स्फुट कविताएं गजल समस्या पूर्ति। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के बारे में, बद्री नारायण जो चौधरी प्रेमघन है, इनकी समस्त काव्य कृतियों का संकलन जो है ये प्रेमघन सर्वस्व शीर्षक से किया गया है। तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जो है इनकी समस्त काव्य कृतियों का संकलन प्रेमघन सर्वस्व शीर्षक से किया गया है। प्रेमघन जो कि उर्दू में अब्र नाम से कविताएं लिखते थे, प्रेमघन ने दादा भाई नौरोजी के पार्लियामेंट के सदस्य चुने जाने पर हर्षपूर्ण तथा विलायत में उन्हें काला कहने पर छोट फोट कविताएं लिखी। भारतेंदुकृत पुरुषोत्तम पंचक तथा बकरी विलाप के अनुसरण और प्रेमघन ने क्रमशः ब्रिजचंद पंचक तथा पितर विलाप शीर्षक कविताएं भी लिखी। आनंद अनुरोध शीर्षक इनकी कविता देशभक्ति की भावना से युक्त है। मयंक महिमा इनकी खड़ी बोली हिंदी की रचना है। इनकी कविताओं में यति भंग प्रायः मिलता है। प्रताप नारायण मिश्र जो है, प्रताप लहरी इनकी प्रतिनिधि कविताओं का संकलन है। कौन सा? प्रताप लहरी जो है, प्रताप लहरी जो है इनकी प्रतिनिधि कविताओं का संकलन है। हास्य व्यंग्यात्मक कविताओं के क्षेत्र में प्रताप नारायण मिश्र का अग्रणी स्थान है। प्रेमघन की भांति इन्होंने भी लावनी शैली में अनेक कविताएं लिखी। इन्होंने हरगंगा, त्रिप्यंताम, बुढ़ापा, हिंदी की हिमायत शीर्षक से महत्वपूर्ण कविताएं लिखी। इनके मन की लहर कविता में बाल विधवाओं की कड़ू दशा का मार्मिक चित्रण देखने को मिलता है। इनकी देशपरक भक्ति कविताओं के व्यंग में अद्भुत मारक शक्ति है। अब यहाँ पे देखिए ठाकुर जगमोहन सिंह, तो ठाकुर जगमोहन जो है, ठाकुर जगमोहन सिंह अपनी स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति और प्रकृति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। इन्होंने श्रृंगार और प्रकृति सौंदर्य परक कविताओं की रचना की। इनके द्वारा बिंद छेद की प्रकृति का वैविध्यपूर्ण वर्णन हुआ है। अलंकारों का स्वाभाविक नियोजन भारतीय युग में सर्वाधिक इनमें ही दृष्टिगत होता है। इनके द्वारा अनुदित ऋतु संहार और मेघदूत ब्रज भाषा की सरस कृतियां हैं। अंबिका दत्त व्यास के बारे में देखें तो इन्होंने खड़ी बोली में कंसवध अपूर्ण शीर्षक प्रबंध काव्य की रचना की। क्या? खड़ी बोली में कंसवध अपूर्ण शीर्षक। इन्होंने फारसी छंद में दशरथ विलाप शीर्षक कविता खड़ी बोली में लिखी है।
बिहारी बिहार किसकी रचना है? तो हमने पहले भी देखा, बिहारी बिहार नामक इनकी रचना में महाकवि बिहार के दोहों का कुंडलिया छंद में भाव विस्तार किया गया है। भारतेंदु द्वारा स्थापित जो कविता वर्धनी सभा है उसमें एक है पूरी अमी की कटोरिया सी चिरजियो विक्टोरिया रानी। इस समस्या की पूर्ति करके अंबिका दत्त व्यास ने अपने काव्य लेखन की शुरुआत की। इस समस्या पूर्ति के फलस्वरूप इन्हें सुकवि कहा गया। तो अंबिका दत्त व्यास को सुकवि क्यों कहा गया? क्योंकि जब कविता वर्धनी सभा में समस्या पूर्ति चल रहा था तो उन्होंने पूरी अमी की कटोरिया सी चिरजियो विक्टोरिया रानी ये बोलकर जो है उस काव्य को पूरा किया था। इन्होंने भारत धर्म शीर्षक कविता में वर्ण आश्रम के दृढ़तापूर्वक समर्थन किया था। इस कविता में विदेशी वस्त्रों एवं अन्य वस्तुओं के आयात को भारत की आर्थिक बदहाली का मूल कारण बताया है। राधा कृष्ण दास के बारे में बात करें तो राधा कृष्ण दास भारतेंदु हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई थे। भारत बारहमासा और देश दशा समसामयिक भारत के विषय में इनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं। भारत बारहमासा, देश दशा। इनके अलावा इन्होंने रहीम के दोहे पर कुंडलिया छंद की रचना की। किसने? रहीम के दोहे पे कुंडलिया छंद की रचना किसने की? राधा कृष्ण दास ने। अब यहाँ पे देखिए आपको दिया है भारतेंदु के प्रमुख जो समस्या पूर्ति संग्रह उनके कवि हैं गंगाधर द्विजगंग। तो गंगाधर द्विजगंग जो है ये समस्या पूर्ति जो संग्रह है इसमें समस्या प्रकाश, दुर्गा दत्त व्यास समस्या पूर्ति प्रकाश, गोविंद गिल्ला भाई करके हैं समस्या पूर्ति प्रदीप, अंबिका दत्त व्यास तो ये सर्वस्व और नर्मदेश्वर प्रसाद सिंह पंचरत्न। भारतेंदु युग के अन्य कवि एवं उनकी रचनाओं की बात करें तो कवि और रचनाओं में नवनीत चतुर्वेदी 1868 से 1919 ईस्वी और रचनाएं हैं कुब्जा पचीसी इनकी। दुर्गा दत्त व्यास जो है इनका है अद्भुतधार शतक 1872 ईस्वी। रामकृष्ण वर्मा बलवीर तो इनकी रचना है बलवीर पचासा। तो नवनीत चतुर्वेदी का है कुब्जा पचीसी, दुर्गा दत्त व्यास का अद्भुतधार शतक 1872, रामकृष्ण वर्मा बलवीर का है बलवीर पचासा, दिवाकर भट्ट का है नक्सिक 1884, नवोढ़ा रत्न 1888 ईस्वी। गोविंद गिल्ला भाई इनका है श्रृंगार सरोजनी, पावश पयोनिधि, राधा मुख खोड़सी, खट ऋतु, नीति विनोद। गुलाब सिंह का है प्रेम ससई, राव कृष्ण देव शरण सिंह गोप का है प्रेम संदेशा, राजेश्वरी प्रसाद सिंह प्यारे का है प्यारे प्रमोद। अन्य बिंदु में देखें तो अयोध्या प्रसाद खत्री ने अपनी रचना खड़ी बोली आंदोलन 1888 ईस्वी में काव्य में खड़ी बोली का सूत्रपात किया। इस कृति में ब्रजभाषा और अवधि की रचनाओं को हिंदी साहित्य के तहत स्थान देने से मना कर दिया। इन्होंने खड़ी बोली पद की 5 शैलियाँ बताई। देखिए 5 शैली में बताया था इन्होंने मौलवी शैली, मुंशी शैली, पंडित शैली, मास्टर शैली। सरयू प्रसाद मिश्र ने ब्रजभाषा पद के लिए संस्कृत वृत्तों का इस्तेमाल पद्यबद्ध भाषा अनुवाद में किया। अब यहाँ पे देखिए शुरू होता है द्विवेदी युग। अब द्विवेदी युग का जो है आपको रिवीजन करना तो द्विवेदी युग 1900 से 1918। द्विवेदी युग के बारे में सबसे पहले तो हम यही देखेंगे कि द्विवेदी युग का जो नामकरण हुआ है, द्विवेदी युग का नामकरण ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ है और समय वही 1900 से 1918 समय माना गया है इसका। तो 1850 से 1900 का जो समय है भारतीय हिंदू युग का और फिर 1900 से 1918 जो माना गया है समय ये द्विवेदी युग का। शुक्ल जी ने द्विवेदी युग का काल निर्धारण क्या किया क्योंकि ये पूछा जाएगा। तो अभी आपने इसके पहले देखा था 1868 से लेकर 1868 से वही 93 का जो समय था वो शुक्ल जी के अनुसार जो कि प्रथम उत्थान काल था। याद हो आपको? तो प्रथम उत्थान काल पुरानी धारा करके जो था वो समय 1868 से 93 उसको शुक्ल जी ने भारतेंदु युग का समय माना था। और ये जो है रामचंद्र शुक्ल ने द्विवेदी युग का काल निर्धारण सन 1893 से 1918 तक माना है और इसे करते हुए इसे नई धारा द्वितीय उत्थान के तहत रखा है। डॉक्टर नगेंद्र ने द्विवेदी युग को क्या कहा है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने जो है द्विवेदी युग के काल को जागरण सुधार काल नाम दिया है। 1893 ईस्वी में श्याम सुंदर दास 1893 में ईस्वी में श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र, शिव शंकर कौन कौन है? श्याम है, राम है, शिव है। तो डॉक्टर नगेंद्र ने तो द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल कहा। बाकी 1893 में श्याम, राम और शिव। तो ये 93 में श्याम सुंदर और राम नारायण मिश्र, शिव कुमार सिंह इन तीनों लोगों के प्रयास से काशी में नागरिक पिछाड़ी सभा की स्थापना हुई थी और 1899 में इंडियन प्रेस की स्थापना भी इन्होंने की थी।
सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन वर्ष से द्विवेदी युग का आरंभ माना जाता है, यानी शुरुआत माना जाता है। तो पहली चीज़ तो ये हो गया कि इसका समय क्या है, द्विवेदी काल का। आचार्य महावीर प्रसाद के नाम पे 1900 से 1918, शुक्ल जी ने माना 1893 से 18 का समय, जिसको द्वितीय उत्थान काल माना, और नगेंद्र ने इसको क्या बोला, जागरण सुधार काल। और तीन लोग मिलके जो है 93 में श्याम राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह ने, इनके प्रयास से काशी में नागरिक प्रचारी सभा की स्थापना हुई, और सन 1899 में इंडियन प्रेस की स्थापना हुई। फिर सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन वर्ष से द्विवेदी युग का शुरुआत माना जाता है, जब से वो पत्रिका छपने लगी। अब ये जो नागरिक प्रचारी है, इसकी प्रेरणा से इंडियन प्रेस तो 1899 में बना, और जो इंडियन प्रेस बना इसी के द्वारा सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन 1900 से शुरू हो गया। 1900 से जब ये प्रकाशन शुरू हुआ तो पहले इसके जो संपादक थे वो बाबू श्याम सुंदर दास बने। ये नहीं कि आप तुरंत टिक कर देंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी बने। महावीर प्रसाद द्विवेदी को इसका संपादकीय काम 1903 में मिला। बाकी राम शाम सिंह तीनों लोग जब मिलके इसको बनाए, इंडियन प्रेस प्रयाग से जो ये शुरू हुआ 1899 में, यहीं से सरस्वती निकला था, और सरस्वती का पहला संपादकीय काम 1900 में बाबू श्याम सुंदर दास के हाथ में था। और सरस्वती पत्रिका के महत्व को रेखांकित करते हुए इसे 20वीं शताब्दी के आरंभिक चरण का विश्वकोश भी कहा गया। अब आपको यहाँ देखिए द्विवेदी युग की जो विशेषताएं हैं, क्या द्विवेदी युग में है, क्योंकि कई बार आपने देखा द्विवेदी युग की विशेषताओं से क्वेश्चन आया, इतिवृत्तात्मक है, राष्ट्रीयता है, या बहुत ही ज़्यादा सौंदर्य लालित है, क्या है इसमें विशेषता। एक तो है कि जो राष्ट्रीयता थी, अब देखिए ये समय कितना है, 1900 से 1900 का 18 का जो दौर है, इस समय आप देखेंगे कि देशव्यापी आंदोलन बहुत ही जोर शोर से चल रहा था। ऐसे में राष्ट्रीयता की नवीन धारणा, यानी भारतीय युग की जो अनिश्चित राष्ट्रीयता थी, उससे अब एक देश प्रेम, अतीत गौरव की भावना यहाँ पे चल पड़ी थी। और इतिवृत्तात्मकता का मतलब कि ज़्यादातर जो रचनाएं होती थी वो इतिवृत्तात्मक ढर्रे पर लिखी गई, पहले से पका पकाया या कहने का उस एक ढर्रे पे ये लिखा गया। दूसरी चीज़ है कि नैतिकता एवं आदर्शवाद, यानी इस समय आप देखेंगे तो नैतिकता और ये मूल्य श्रृंगार भावना जैसे रीति काल में आपको बहुत ज़्यादा दिखता था, अब वो रीति काल का नहीं समय रह गया। अब लोगों के अंदर राष्ट्रीयता का भाव आ गया है, और लोग जो है श्रृंगार भावना का विरोध करते हुए कहते हैं कि हमको नैतिक मूल्यों पर देना है, बल नैतिक मूल्यों से चलना है। और ऐसे ही जो द्विवेदी युग का काव्य समाज का एक आदर्श रूप लेके चलते हैं, और विषयगत वैविध्य यानी विषयों का अत्यधिक विस्तार यहाँ पे देखने को मिलता है। इनके अलावा साहित्य की सोउद्देश्यता, हम साहित्य क्यों लिख रहे हैं ये भी तो बहुत जरूरी है, साहित्य हम क्यों लिख रहे हैं, तो साहित्य की सोउद्देश्यता पर बल देना, काव्य रूप की विविधता, खंड काव्य, महाकाव्य, है ना, प्रगीत, मुक्तक, इन सब के बारे में भी लेखन शुरू हुआ। अब यहाँ पे आप देखिए कि द्विवेदी युग के जो प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं की बात करें तो आपने देखा होगा कि क्रम से जो द्विवेदी युग के कवियों के बारे में शुक्ल जी ने पूरा एक लिस्ट दे रखा है। तो एक एक कवि की कौन कौन सी रचना है ये भी बहुत ज़रूरी है, और क्योंकि हमने जो है प्रीवियस में जितने क्वेश्चन है वो करा दिए, तो आपको एक आइडिया भी हो गया कि किन कवियों का सारा हमें रचनाओं में कौन सा इंपॉर्टेंट याद रखना है। बाकी एक बार सारी रचनाओं के बारे में सुन लेना, ताकि जब भी 4 विकल्प हो उसमें से हम एलिमिनेट करके सही उत्तर तक पहुँच पाएँ। अब जैसे यहाँ पे इन्होंने दिया, जैसे हमने आपको भारतेंदु जी वाले समय में हमने कहा कि पहले नंबर पे जो है भारतेंदु जी है, फिर प्रेमघन है, फिर प्रताप नारायण मिश्र है, जगन्नाथ है ना, फिर राधा कृष्ण लास्ट में पड़ जाते हैं। तो एक जो क्रोनोलॉजी 50, 55, 56, 57, 58 जन्म के अनुसार बताया, ऐसे ही आप देखेंगे जब रामचंद्र शुक्ल की सीरीज में आपने देखा कि द्विवेदी काल में जिन कवियों का उल्लेख है उसमें श्रीधर पाठक को उन्होंने पहले रखा। क्यों? क्योंकि इनका जन्म आप देखो तो 1859 है ना। इसके बाद देखिए 1859 इनका किसका जन्म है, 1859 श्रीधर का। और अच्छी बात ये है कि श्रीधर के अलावा आपको ये भी देखना है कि नाथूराम शर्मा जो है इनका भी 1859 है। यानी द्विवेदी काल पढ़ते समय आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि सबसे पहले जो है श्रीधर पाठक को रखा गया है, उनका भी जन्म 1859 है, और 1859 ही नाथूराम शर्मा शंकर का भी है। लेकिन पहले किसको रखा गया है, पहले रखा गया है सबसे पहले श्रीधर पाठक को रखा गया है ना, श्रीधर पाठक को रखा गया, और दूसरे नंबर पे नाथूराम शर्मा शंकर को रखा गया है। फिर तीसरे नंबर पे आप देखेंगे तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का, जिनका समय 1864 है, ये तीसरे नंबर पे आते हैं। अब यहाँ पे जैसे हमने रचना देखने की लिस्ट में हम रचना देखें, ये तो पता चल गया कि 59 से 1928 तक का समय है। अब 1859 से लेकर 1928 का जो दौर है, जो समय है श्रीधर पाठक का, इसमें इनकी रचना है मनोविनोद। तो मनोविनोद इनकी जो रचना है ये 1882 ईस्वी समय, बाल भूगोल,
1985 में है, जगत सच्चाई सार 1887 में है, गुणवंत हेमंत 1900 ईस्वी में है, धनंजय विजय 1900 में है, कश्मीर सुषमा करके है ये 1904 में है। तो मनोविनोद 1882, बाल भूगोल बाल सच्चाई बाल भूगोल 1885, जगत सच्चाई सार करके 1887 ईस्वी में है, गुणवंत हेमंत करके रचना 1900 में। तो गुणवंत हेमंत 1900 में और धन विजय करके ये भी 1900 में। तो ये दोनों ही रचनाएं गुणवंत हेमंत धन विजय 1900 में, कश्मीर सुषमा 1904 में, मनोविनोद 82 में, बाल भूगोल 85, जगत सच्चाई सार। तो ये सारी रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। मनोविनोद, बाल भूगोल, जगत सच्चाई, गुणवंत, धनंजय विजय, कश्मीर सुषमा बहुत इंपॉर्टेंट। इसके अलावा आप देखिए मौलिक रचनाओं में देखिए तो जैसे आराध्य शोकांजलि 1905 ईस्वी, आराध्य शोकांजलि, जॉर्ज वंदना 1911 में है, जॉर्ज वंदना, और वनाष्टक है 1912 में। तो आराध्य शोकांजलि 5, जॉर्ज वंदना 11, 12, भक्ति विवाह 13, देहरादून 15 में है, श्री गोखले प्रशस्ति 1915 में है। इसके बाद आप देखिए श्री गोखले गुणाष्टक, तो श्री गोखले गुणाष्टक 1915 ईस्वी, सांध्य अटन 1918 ईस्वी, भारत गीत 1928 और स्वर्गीय बीड़ा। तो श्री गोखले गुणाष्टक 15, सांध्य अटन 18, भारत गीत 28 और स्वर्गीय बीड़ा करके ये है। अब यहाँ पे देखिए दूसरे नंबर पे जो जिनका नाम उल्लेख किया गया है वो है नाथूराम शर्मा शंकर। अब यहाँ पे आपको अच्छा एक चीज़ और भी देखिए, सबसे खास बात ये ना कि श्रीधर पाठक की जितनी रचनाओं का जिक्र ने मनोविनोद, बाल भूगोल और जगत सच्चाई सार गुणवंत हेमंत किया है, सिर्फ इनकी इतनी ही रचनाएं नहीं है। अगर आप इनकी रचनाओं का लिस्ट देखेंगे तो इन्होंने मौलिक रचनाएं जो की है ये तो की ही है, जिसमें मनोविनोद, बाल भूगोल, जगत सच्चाई, गुणवंत है, धनंजय है, कश्मीर सुषमा है, आराध्य शोकांजलि है, जॉर्ज वंदना है, वनाष्टक है, भक्ति विवाह, देहरादून, ये सभी तो है ही इनका। इनके अलावा इन्होंने कुछ अनुवाद भी किए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अनुवाद किए हुए भी रचनाएं हैं। और उन रचनाओं के बारे में ये भी पूछा जाता है कि कौन सी मूल रचना से इसका अनुवाद है और किस भाषा में है, ये भी पूछता है। अब जैसे एक है गडेरिया और दार्शनिक, तो ये मूल रचना जो है सेफर्ड एंड फिलोसफर है ना। तो जो मूल रचनाकार है सेफर्ड एंड फिलासफर करके, सेफर्ड एंड फिलासफर का यहाँ पे आप देखेंगे वही गडेरिया और दार्शनिक नाम से है। और ब्रज भाषा और खड़ी का मिक्स करके जो है ये मूल रचना ऋतु संहार कालिदास का जो है उसका अनुवाद ऋतु संहार नाम से हुआ है। सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है इनका एकांतवास योगी, जो कि 1886 में श्रीधर पाठक ने लिखा था। ये हरमिट ने गोल्ड स्मिथ लिखा था। हरमिट की रचना है गोल्ड स्मिथ, और ये खड़ी बोली, लावनी व ख्याल शैली तीनों का मिक्स करके बताया गया है कि हरमिट का गोल्ड स्मिथ, इसको एकांतवास योगी नाम से अनुवाद किया गया 1886 ईस्वी में। ये खड़ी बोली, लावनी और ख्याल तीनों का मिक्स है। इनके अलावा ब्रज भाषा में जो है कौन सा किया गया, तो डेजर्टेड विलेज, जो डेजर्टेड विलेज है गोल्ड स्मिथ, ये ब्रज भाषा में। उजड़ ग्राम 1889 ईस्वी, शांत प्रतीक 1902, ये ट्रैवलर गोल्ड स्मिथ। तो ट्रैवलर जो गोल्ड स्मिथ है इनका शांत प्रतीक 1902 ईस्वी में। खड़ी बोली रोला छंद में है। अब यहाँ पे देखें आगे की रचनाओं में, जैसे हमने कहा कि नाथूराम शर्मा शंकर, तो नाथूराम शर्मा शंकर का समय जो है 1859 से 1932 का समय है। और इनकी रचनाओं में जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो है गर्भरंडा रहस्य। ये जो रचना है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, गर्भरंडा रहस्य प्रबंध काव्य किसका है। तो नाथूराम शर्मा का और कुछ याद रहे या ना रहे, लेकिन आपको ये जो है इनकी रचना में गर्भरंडा रहस्य जो है रचना, ये जरूर प्रबंध काव्य को ध्यान रखना है। इनके अलावा जो है अनुराग रत्न, शंकर सरोज, शंकर एक सरोज करके एक सर्वस्व करके, ये कुछ रचनाएं हैं। बाकी जो पूछा जाता है वो बताया आपने। समय देखा, सबसे पहले आपको श्रीधर पाठक का देखना है, फिर नाथूराम शर्मा का, और थर्ड नंबर पे महावीर प्रसाद द्विवेदी का। और महावीर प्रसाद द्विवेदी का ये भी ध्यान रखिए कि इनका जन्म 64 में दिया है, बाकी 1938 में निधन। इनके तो मौलिक काव्य सारे ही लगभग इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, लेकिन इन्होंने भी इनका भी कुछ मौलिक काव्य कुछ अनुवाद किया हुआ है। जैसे आप इनका मौलिक देखेंगे तो काव्य मंजूषा पूछा ही जाता है, काव्य मंजूषा किसका है हाँ, देवी स्तुति शतक आपने देखा होगा, पूछा जाता है। तो यहाँ पे एक तो मौलिक का है, एक आपको मौलिक यहाँ पे दिखाया गया है, दूसरी तरफ आपको अनुदित दिखाया गया है। तो इनका जो मौलिक रचना है काव्य मंजूषा है, सुमन है, कान्यकुब्ज अबला विलाप है, देवी स्तुति शतक है, कान्यकुब्ज वली व्रतम है, कविता कलाप 1909 है। तो काव्य मंजूषा, सुमन, कान्यकुब्ज अबला विलाप, देवी और स्तुति शतक, कान्यकुब्ज वली व्रतम, कविता कलाप। और अनुवाद में है विनय विनोद, विहार वाटिका, ऋतु तरंगिणी, गंगा लहरी, स्नेहमाला, कुमार संभव सार 1902 ईस्वी।
तो विनय विनोद, बिहार वाटिका, ऋतु तरंगिणी, गंगा लहरी, स्नेहमाला, कुमार संभवसार। और इनके अलावा देखिए आधार ग्रंथ है भर्तृहरि के वैराग्य शतक का दोहों में अनुवाद, जयदेव कृत गीत गोविंदानंद का संक्षिप्त अनुवाद, कालिदास के ऋतु सिंहार का छायानुवाद है ऋतु तरंगिणी, पंडित राज जगन्नाथ की रचना गंगा लहरी का सवैया छंद में अनुवाद, भर्तृहरि कृत सिंगार शतक का दोहा छंद में अनुवाद। बाकी काव्य मंजूषा सुमन और देवी स्तुति कान्य व्रतम कविता कलाप ये सारे हो गए। अब इसके बाद देखिए 1865 में जो समय बताया गया ये किसका है, बाल मुकुंद गुप्त का। अस्फुट कविता 1905 ईस्वी बाल मुकुंद का है। इसके बाद देखिए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का 1865 में बाल मुकुंद का भी समय है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का है। और महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो है 1864 में है। तो पहले तो श्रीधर पाठक का आपने देखा, श्रीधर पाठक और वो दोनों लोगों का 1859 में है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जस्ट 5 साल बाद है। ये चीज़ आप देखिए ना, उसमें भी आपने देखा कि जब हमने भारतेंदु जी का काल पढ़ा था तो वहाँ पे भी आपने देखा 1805 के बाद सीधे 5 साल का गैप। ऐसे ही आप देखिए यहाँ भी श्रीधर पाठक और नाथूराम शर्मा जो है इनका एक ही बार में 1859, उसके 5 साल की गैपिंग के बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी है, फिर 65 में और 65 में बाल मुकुंद है, फिर हरिऔध है। तो लेकिन पहले इन्होंने बाल मुकुंद को रखा है, फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को रखा है। और बाल मुकुंद की एक रचना अस्फुट कविता 1905 उसका जिक्र है। बाकी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का तो सारा ही लगभग इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ छोड़ने ही लायक ज़्यादा नहीं है। इसमें इन्होंने क्रम से देखिए क्रोनोलॉजी में दिया है कौन सी रचनाएं उनके पहले आती है कौन सी बाद में आती है। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जब हम क्रम से देखते हैं 1865 से 1947 का समय, तो इसमें सबसे पहले 99 में इनके 2 रचना है जिनमें सबसे ज़्यादा रसिक रहस्य पूछा जाता है किसका है। तो रसिक रहस्य इनका 1899 में है, हालांकि कबीर कुंडल 99 में और एक रचना है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का। तो रसिक रहस्य 1899 2 रचनाएं हो गई। इसके बाद 1900 में ये देखिए कितनी रचना कर डाले हैं, 5 रचना। तो आपको याद करने में भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए कृष्ण प्रेम प्रेमाम्बु प्रेमाम्बु प्रेमाम्बु, तो 3 तो प्रेमाम्बु करके है, तीनों 1900 में है, कुछ भी आपको अलग याद करना ही नहीं है। कृष्ण जो है वैसे ही सबको प्रेम करना सिखाते हैं, तो कृष्ण प्रेम 1900 में है। तो कृष्ण का शतक आई थिंक ये 100 को कहते हैं 100 दोहे के साथ। तो ये कृष्ण शतक 1900 में, प्रेम का प्रपंच प्रेमाम्बु प्रेमाम्बु एक वारिधि है, प्रश्नवर है, प्रवाह है, सब 1900 में है। तो 2 तो 1899 हो गया रसिक रहस्य, कृष्ण शतक कई बार पूछा जाता है। बाकी सारी जो 5 रचनाएं 1900 ईस्वी में। इसके बाद आप देखते हैं 8वें नंबर पे जो रचना है प्रेम पुष्पोहार, ये 1904 में है। ये इतनी रचनाओं का हमने यहाँ पे जिक्र किया। अब प्रेम पुष्पोहार के बाद है 1909 में। अब देखिए गैपिंग है, टाइम लग रहा है। जैसे काव्य उपवन 1909 ईस्वी में है ना, 4 के बाद 5 साल बाद काव्य उपवन, ऋतु मुकर, पद्य प्रमोद 1920। तो हो सकता है इन सब का आप उतना ज़्यादा नाम नहीं सुनते हो, लेकिन चुभते चौपते एक चोखे चौपते इन दोनों का सुनते हैं। तो एक चीज़ पहले ध्यान रखिए, चोखे पहले आया कि चुभते पहले आया? पहले चुभना हुआ फिर चोखा हुआ। तो 1924 में जो है आपका ये चुभते हैं और 1932 में चोखे हैं, क्योंकि इन दोनों में ना कन्फ्यूजन हो जाता है। पर्सनली जो हमको फील होता है कि हाँ ये चीज़ कन्फ्यूज करता है, उसको हम थोड़ा सा और भी रिलेट करके बता रहे हैं कि इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है और आता भी है। तो पहले चुभते आया 1924 में और काफ़ी समय बाद 1932 में चोखे आया है। और पद प्रसून भी कई बार पूछा जाता है। तो 24 और 25 चुभना, और चुभने के बाद पद प्रसून 25 में, उपहार 28 में उपहार और बोलचाल करके, रस कलश कई बार पूछा जाता है किसका है। तो जैसे इनका रसिक रहस्य है, रस कलश है, रस कलश 1931 में आया, चोखे वाला 32 में आया। तो रस और फिर चोखे। फूल पत्ते कल्पलता 1938। और देखिए ग्राम गीत भी पूछा जाता है, ग्राम गीत किसका है 1938 में। तो कल्पलता 38 में है, ग्राम गीत 1938 में है। इसके बाद हरिऔध करके ससई 47 में, दिव्या दोहावली मर्मस्पर्श। तो ये जितनी भी रचनाएं यहाँ पे क्रम से आपको देखिए, कबीर कुंडल, रसिक रहस्य, कृष्ण शतक, प्रेम प्रपंच, प्रेमाम्बु वारी, प्रेमाम्बु प्रश्नवर, प्रेमाम्बु प्रवाह, प्रेम पुष्पहार, है ना। इसके बाद काव्य उपवन के बाद अगर देखें तो ऋतु मुकर, है ना, फिर पद प्रमोद, चुभते, पद प्रश्न, उपहार, बोलचाल, रस कलश, चोखे चौपदे, फूल पत्ते, कल्पलता, ग्राम गीत, मर्मस्पर्श, दिव्या दोहावली, हरिओं ससई। इसके बाद आप इनके प्रबंध काव्य पे आएंगे तो इनके प्रबंध काव्य 3 यहाँ पे उल्लेखित हैं, जिनमें प्री प्रवास बार बार क्वेश्चन आया है प्री प्रवास के बारे में। तो प्री प्रवास के बारे में पहली बात तो ये 1914 में रचना रचा गया। कितने सर्ग हैं? 17 सर्ग। तो प्रबंध काव्य कौन सा है? प्री प्रवास।
कब लिखा गया? 1914 में। कितने सर्ग हैं? 17। पारिजात 1940 में लिखा गया। कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग। वैदेही वनवास 1940 ईस्वी, कितने सर्ग हैं? 18। तो प्रिय प्रवास 1914 17 सर्ग, पारिजात 1940 15 सर्ग, वैदेही वनवास 1940 18 सर्ग। अब यहाँ पे देखिए जो रचना है लाला भगवान दीन। लाला भगवान दीन 1866 से 1930 ईस्वी। तो लाला भगवान दीन 1866 से 1930 ये हिंदी शब्द सागर के संपादक मंडल में भी शामिल रहे। कौन? जो लाला भगवान दीन थे, ये हिंदी शब्द सागर के संपादक मंडल में भी शामिल रहे। लाला भगवान दीन की जो रचनाएं हैं, ये शुक्ल जी की सीरीज में भी आपने देखा होगा लाला भगवान दीन के बारे में बताया है। तो ये कम से कम यहाँ क्रम से देखेंगे तो 6वें नंबर पे इनको रखा है ना। एक क्रम अगर देखेंगे तो लाला भगवान दीन को देखिए यहाँ पे अगर हम एक बार क्रम आपको दिखा दें, क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन आता है। तो शुक्ल जी ने जो है सबसे पहले श्रीधर को रखा 1859 में, 5 साल बाद नाथुराम दूसरे नंबर पे, महावीर तीसरे नंबर पे, बाल मुकुंद चौथे पे और अयोध्या सिंह उपाध्याय 5वें पे पढ़ेंगे। और 6ठे नंबर पे इन्होंने लाला भगवान दीन को रखा। वो महावीर प्रसाद द्विवेदी को छोड़ दिया था, तो ये क्रोनोलॉजी में गलत हो गया, लेकिन ये 6ठे नंबर पे है। और लाला भगवान दीन का आपको ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है। इनका है बीर करके 3 रचनाएं हैं। एक तो नवीन बीन करके इनका संग्रह है, हिंदी शब्द सागर के संपादक मंडल में भी रहे। बीर छत्राणी, बीर बालक, बीर पंचरत्न इनकी रचनाएं हैं। ये टीका जो लिखे हैं रामचंद्रिका पर, कवि प्रिया पे, दोहावली पे, कवितावली पे, बिहारी ससई पे भी टीका लिखे हैं। 7वें नंबर पे रामचरित उपाध्याय 1872। और रामचरित उपाध्याय का देखिए तो 1872 में इनकी जो रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? तो जैसे राष्ट्र भारती, देव सभा, देवदूत 1918 में। तो राष्ट्र भारती, देव सभा, देवदूत 1918 ईस्वी, देवी द्रौपदी, भारत भक्ति 1919 ईस्वी, देवदूत 1918 में, भारत भक्ति 1919 में, विचित्र विवाह, रामचरित चिंतामणि प्रबंध काव्य, शुक्ति मुक्तावली नीतिपरक काव्य 1915 में है। तो राष्ट्र भारती, देव सभा, देवदूत, देवी द्रौपदी, भारत भक्ति 1919, विचित्र विवाह, रामचरित चिंतामणि प्रबंध काव्य, शुक्ति मुक्तावली नीतिपरक काव्य 1915। इसके बाद देखें तो 8वें नंबर पे है राय देवी प्रसाद पूर्ण। और जो राय देवी प्रसाद पूर्ण है 1873 से 1920। राय देवी प्रसाद पूर्ण जो है इनकी रचनाओं में मृत्युंजय 1904, राम रावण विरोध 1906, स्वदेशी कुंडल 1910, अमलतास, ये कई बार पूछा गया अमलतास किसकी रचना है। तो राय देवी प्रसाद पूर्ण जो है ये अमलतास इनका है। और यहाँ पे देखें तो जैसे है नए सन 1910 का स्वागत, वसंत वियोग 1912 ईस्वी, नवीन संवत्सर 1967 का स्वागत। तो नए सन 1910 का स्वागत, वसंत वियोग 1912, धराधर धावन, मेघदूत का ब्रज भाषा में पद्य बदनवार, है ना। तो ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे देखें तो कामता प्रसाद गुरु, भौमासुर वध ब्रज भाषा में, विनय पचासा ब्रज भाषा में। तो ये कामता प्रसाद गुरु 75 से 47। और इनके अलावा देखें तो पद पुष्पावली, तो पद पुष्पावली खड़ी बोली, दासी रानी, बाकी शिवाजी करके है। इसके बाद देखिए गिरिधर शर्मा नवरत्न करके है। तो गिरिधर शर्मा नवरत्न 1881 से 1961। और इनका है मातृवंदना, हिंदी माघकृत शिशुपाल वध, ये करके है। तो यहाँ पे अगर क्रम से देखें तो गिरिधर शर्मा नवरत्न, मातृवंदना। और गया प्रसाद शुक्ल स्नेही 1883 से 1972 ईस्वी। इनका है प्रेम पचीसी, कुसुमांजलि, कृषक क्रंदन, राष्ट्रीय वीरा, करुणा कादम्बिनी, त्रिशूल तरंग। तो गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का जो रचना है उसमें प्रेम पचीसी है, कुसुमांजलि है, कृषक क्रंदन, राष्ट्रीय वीरा, त्रिशूल, करुणा कादम्बिनी। रूप नारायण पांडे 1884 से 1959 में है पराग, वन वैभव, दलित कुसुम, वन विहंगम, आश्वासन। मैथिली शरणगुप्त की रचनाओं के लिए सारणी को देखना है। और लोचन प्रसाद पांडे का है मृगी दुख मोचन, नीति कविता, मेवाड़ गाथा, पद्य पुष्पांजलि जो है 1915। जो राम नरेश त्रिपाठी हैं इनकी 1889 से 1962 खंड काव्य में इनका है मिलन, 1917 में खंड काव्य, 1917 मिलन, पथिक 1920 में है, मानसी 1927 में है, फुटकर कविताओं का संग्रह, और स्वप्न है 1929 में। अब यहाँ पे देखिए जो द्विवेदी मंडल के कवि, द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि, स्वच्छंदतावादी धारा के कवि कौन कौन से हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओर। तो द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि, ये तो द्विवेदी मंडल में कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओर, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, रामचरित उपाध्याय, गिरिधर शर्मा नवरत्न, लोचन प्रसाद पांडे।
तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं जो है द्विवेदी मंडल के ये कवि में अयोध्या सिंह, महावीर, मैथिली शरण, रामचरित, गिरिधर शर्मा, लोचन प्रसाद। और जो द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि हैं नाथूराम शर्मा शंकर, लाला भगवान दीन, राय देवी प्रसाद पूर्ण, कामता प्रसाद गुरु, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, रूप नारायण पांडे। तो ये द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि। देखिए द्विवेदी मंडल में कौन आते हैं, हरिओद हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी स्वयं हैं, मैथिली शरण गुप्ता आते हैं, रामचरित उपाध्याय, गिरिधर शर्मा नवरत्न है, लोचन प्रसाद पांडे है। ये सभी द्विवेदी मंडल से भारतेंदु जी का एक मंडल है। तो द्विवेदी मंडल में हरिओद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण, रामचरित, गिरिधर शर्मा नवरत्न, लोचन पांडे। और द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि में नाथूराम शर्मा शंकर, लाला भगवान दीन, राय देवी प्रसाद पूर्ण, कामता प्रसाद, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, रूप नारायण पांडे। और स्वतंत्रतावाद के धारक के कवि श्रीधर पाठक, रामनरेश त्रिपाठी, मुकुंदर पांडे। श्रीधर पाठक के बारे में है कि श्रीधर पाठक खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि स्वीकार किए जाते हैं, साथ ही वे खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि भी माने जाते हैं। तो कौन, श्रीधर पाठक खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि स्वीकार किए जाते हैं, साथ ही वे खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि भी माने जाते हैं। सुसंदेश श्रीधर पाठक की रहस्यवादी कविता है। तो एक तो हो गया श्रीधर पाठक जो है खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि है, साथ ही वे खड़ी बोली के पहले स्वच्छंदतावादी कवि भी है। दूसरा सुसंदेश श्रीधर पाठक की रहस्यवादी कविता है। मनु विनोद और कश्मीर सुषमा श्रीधर पाठक द्वारा ब्रजभाषा में रचित काव्य ग्रंथ है। क्या है, मनु विनोद और कश्मीर सुषमा। तो मनु विनोद और कश्मीर सुषमा जो है ये श्रीधर पाठक द्वारा ब्रजभाषा में रचित काव्य ग्रंथ है। इनकी प्रथम काव्य रचना मनु विनोद है, जो 3 भागों में क्रमशः 1882 ईस्वी, 1905 ईस्वी, 1912 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। फिर कश्मीर सुषमा में प्रकृति का सजीव मानवीकरण किया गया है। भारत गीत में देश प्रेम की भावना से पूर्ण कविताएं हैं कि इसमें भारत गीत में। श्रीधर पाठक द्वारा खड़ी बोली में रचित पहली कविता गुणवंत हेमंत है। किसका है, श्रीधर पाठक द्वारा खड़ी बोली में रचित पहली कविता है गुणवंत हेमंत। और साथ ही एकांतवास योगी खड़ी बोली की पहली पुस्तक है। सांध्य अंटन, ये सांध्य अटन करके है, ये कृति में श्रीधर पाठक ने प्रकृति के विनाशकारी रूपों का चित्रण किया है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के बारे में देखें तो प्रिय प्रवास खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना जाता है। हालांकि शुक्ल जी ने प्रिय प्रवास को महाकाव्य नहीं माना है, इसमें श्रृंगार और करुण रस की प्रधानता है। प्रिय प्रवास का पहले नाम क्या था, ब्रजांगना विलाप करके था। जो यहाँ पे प्रिय प्रवास रचना है, इसमें बताया गया है कि प्रिय प्रवास में प्रकृति और मानवीय भावनाएं एकाकार हुई है। प्रिय प्रवास में कुल कितने सर्ग हैं, 17 सर्ग हैं, हम 7 प्रकार के छंद हैं। तो प्रिय प्रवास में 17 सर्ग, 7 प्रकार के छंद हैं। उन छंदों के नाम है मालिनी, मंदाक्रांता, वंशस्थ, वंशत, तिलका, त्रुत विलंबी, शार्दुल, विक्रीडित, शिखरणी। रस कलश जो कि ब्रज भाषा में लिखित रीति ग्रंथ है। रस कलश जो है ये क्या है, रस कलश ब्रज भाषा में लिखित रीति ग्रंथ है। इसमें नायिका वेद के तहत देश प्रेम का, लोक प्रेम का, जाति प्रेम का, परिवार प्रेम का वर्णन है। वैदेही वनवास में सीता परित्याग की कथा का वर्णन है, इसमें 15 सर्ग है। तो वैदेही वनवास में कितना है, वैदेही वनवास में सीता परित्याग की कथा का वर्णन, इसमें 15 सर्ग है। हरिओद कृत चुभते चौपते और चौखे चौपते ये मुहावरेदार भाषा में लिखी गई। इन्हें गणपति चंद्रगुप्त ने आधुनिक काल का सूरदास भी कहा है। अब बात करें महावीर प्रसाद द्विवेदी की, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म रायबरेली के दौलतपुर गांव में हुआ था। द्विवेदी जी ने गद्य और पद्य दोनों के लिए खड़ी बोली में सामान्य बोलचाल की भाषा को प्राथमिकता दिया। खड़ी बोली हिंदी के विकास के लिए द्विवेदी जी ने अथक प्रयास किया। ये भाषा की शुद्धता और वर्तनी की एकरूपता के जबरदस्त समर्थक थे। शुक्ल ने लिखा है कि हम पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी को पद्य रचना की एक प्रणाली के प्रवर्तक के रूप में पाते हैं। बाकी इनके द्वारा अनुदित तथा मौलिक ग्रंथों की संख्या कुल मिलाकर 80 के लगभग लिखी गई है। द्विवेदी जी ने लिखा है कि कविता का विषय मनोरंजन एवं उपदेशजनक होना चाहिए। यमुना के किनारे केली कौतूहल का अद्भुत वर्णन बहुत हो चुका, न प्रक्रियाओं पर प्रबंध लिखने की अब कोई आवश्यकता है और न ही स्वीक्रियाओं के गतागत की पहली बुझाने की। चींटी से लेकर हाथी पर्यंत, बिच्छू से लेकर राजा पर्यंत, मनुष्य से लेकर समुद्र पर्यंत, अनंत आकाश, पृथ्वी, अनंत पृथ्वी, सब पे कविता हो सकती है। और महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में एक उनकी प्रसिद्ध कविता है सर्गो नरक ठिकाना नहीं। और संपत्ति शास्त्र किसकी रचना है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि संपत्ति शास्त्र किसकी रचना है, जिसमें अभूतपूर्व रूप से भारत की जो आर्थिक और राजनीतिक यथार्थ है उसको दिखाया गया। तो ये संपत्ति शास्त्र भी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है।
बाकी गिरिधर शर्मा नवरत्न ये कौन है? तो गिरिधर शर्मा नवरत्न की ख्याति बंगला और संस्कृत की रचनाओं के हिंदी अनुवाद को लेकर रही है। इन्होंने बंगला और संस्कृत की रचनाओं का अच्छे से अनुवाद किया है। इन्होंने एक जो है नवरत्न ने गीतांजलि का हिंदी में अनुवाद जो है और गोल्ड स्मिथ कृत हरमिट का संस्कृत में श्लोकों का अनुवाद किया है। बाकी गिरिधर शर्मा नवरत्न ने मांग के शिशुपाल वध को दो सर्गों का हिंदी मांग नाम से अनुवाद किया है। लोचन प्रसाद पांडे को उनकी साहित्य सेवाओं के फलस्वरूप काव्य विनोद तथा साहित्य वाचस्पति की उपाधियों से सम्मानित किया गया है। लोचन प्रसाद पांडे ने चित्तौड़ के भीमसेन के सत्य त्याग की कथा नंददास की रास पंचाध्यायी के ढंग पर लिखी है। लोचन प्रसाद कृत मृगी दुख मोचन से इनका पशुओं के प्रति लगाव स्पष्ट देखा जा सकता है। नाथूराम शर्मा शंकर ने राजा रवि वर्मा के चित्रों के आधार पर कई कविताएं लिखा। नाथूराम शर्मा शंकर तत्कालीन कवि सम्मेलनों में कविता कामिनी कांत, भारतेंदु प्रबंधु, साहित्य सुधाकर आदि उपाधियों से नवाजे गए। नाथूराम शर्मा शंकर द्वारा रचित गर्भरंडा रहस्य में विधवाओं की बुरी स्थिति तथा देव मंदिर के दुराचार का वर्णन है। इसमें समस्या पूर्ति एवं अति संयुक्ति कविता करने में ये बहुत ही कुशल थे। कौन? नाथूराम शर्मा शंकर। अब यहाँ पे आपको जो दिया है ये मैथिली शरण गुप्त का कृतित्व है और मैथिली शरण गुप्त के बारे में आपको एक एक रचनाओं को बहुत अच्छे से कंठस्थ करना, क्योंकि यहाँ से आप देखते हैं बहुत ही फ्रिक्वेंट क्वेश्चन आते हैं, एक भी छोड़ने लायक नहीं है इनका। अब जैसे इनके मौलिक काव्य और अनुदित काव्य दो प्रकार से हैं। मौलिक में इनका देखें जैसे महाकाव्य में जिनसे बार बार क्वेश्चन आता है, महाकाव्य इनका है साकेत। साकेत का समय क्या? 1931। साकेत इनका महाकाव्य, जय भारत 1952 में महाकाव्य की श्रेणी में। बाकी अगर हम खंड में भी बांट के देखें तो इनका खंड में जैसे दिया है कि पुराण आधारित, तो कुछ रचनाएं इन्होंने पुराण आधारित की, जैसे द्वापर सुना होगा, नहुष, शक्ति। तो द्वापर और नहुष तो कई बार पूछा गया है, शक्ति भले ही कम पूछा गया, लेकिन ये पुराण आधारित है। द्वापर 1936 में, नहुष 1940 में। रामायण पे आधारित इन्होंने पंचवटी लिखा था। पंचवटी का समय 1925। तो पंचवटी जो है रामायण आधारित इन्होंने लिखा 1925 में। महाभारत पे आधारित इन्होंने जयद्रथ वध लिखा 1910, सैरेंद्री 1927, वक संहार, वन वैभव 40 में। इनके अलावा जो है हिडिम्बा और तीन इन्होंने खंड काव्य जो लिखे हैं उनमें सैरेंद्री, वक संहार, वन वैभव, ये तीनों जो है ये विपथगा में 1927 में संकलित भी है। ऐतिहासिक आधार पर देखें तो उन्होंने रंग में भंग 1909 में लिखा, रंग में भंग, और सिद्धराज 1936 में। चरित्रात्मक में यशोधरा इनका 1932 में, यशोधरा लिखा कुणाल गीत 42 में, विष्णुप्रिया 57 में, रत्नावली 60 में। वर्णनात्मक में किसान 1918 में, अजीत 1946 में। अनुदित देखिए काव्य में इन्होंने कौन कौन सा लिखा, तो बांग्ला से जो अनुवाद किया हुआ है प्लासी का युद्ध 1914, विरहड़ी यानी बिहरड़ी ब्रजांगना करके है, मेघनाथ वध करके 1927 में। तो बांग्ला से इन्होंने प्लासी का युद्ध 1914, बिहरड़ी ब्रजांगना, मेघनाथ वध 27, वृत्त संहार 38 में। और संस्कृत से इनका जो है, संस्कृत से है जैसे स्वप्नवास वदता, प्रतिमा, अभिषेक, इनके अलावा अविमारक, ये कुछ रचनाएं हो गई। अब जैसे यहाँ पे कुछ रचनाओं का नाम इनका दिया है जो इम्पोर्टेंट है, जैसे गीत काव्य। तो इनके द्वारा जो है मैथिली शरण के जो गीत काव्य में आता है, स्वदेश संगीत, वैतालिक 1916, झंकार, विश्व वेदना, अंजलि और अर्घ, मुक्तक में पद्य प्रबंध, उच्छ्वास, मंगलहार, आस्वाद, स्वास्थ्य और संकेत, राष्ट्रवीणा, निबंध और विवरण शैली में भारत भारती 1912, हिंदू 1925, राजा प्रजा 56। कथा आधारित निबंध में पत्रावली 16, बिकट भट्ट 1928, गुरुकुल, अर्जन और विसर्जन, काबा और करबला 46, युद्ध 1950, कविश्री 55। पद्य नाटक में तिलोत्तमा 1915, चंद्रहास 1916, अनघ करके 1925 में है, पृथ्वीपुत्र 50, जैनी 50, दियोदास लीला। मैथिली शरण के बारे में देखें क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो हमें पता होनी चाहिए। तो एक तो ये कि आधुनिक युग का तुलसी, मैथिली शरण जी को आधुनिक युग का तुलसी माना जाता है। इनके पिता का नाम राम शरण दास है, ये चिरगांव झांसी के रहने वाले थे। तो आधुनिक युग का तुलसी मैथिली शरण, पिता का नाम राम शरण दास, चिरगांव झांसी के रहने वाले। पहली कविता इनकी है हेमंत, और पहली कविता हेमंत जो है ये 1905 में, ये सरस्वती में। तो ये आधुनिक युग की तुलसी तो कहा ही जाता है। पिता का नाम राम शरण है, चिरगांव झांसी के रहने वाले हैं,
पहली कविता इनका हेमंत 1905 ईस्वी में सरस्वती में आता है। आरंभिक रचनाओं में इनका वैशोपकारक और इनकी पहली कविता रंग में भंग 1909 में प्रकाशन में आया। इनको जो है इन्होंने जो लिखा है मैथिली शरण गुप्त ने, इन्होंने रसिकेंद्र नाम से ब्रज भाषा की कविताएं लिखी थी। ये भी पूछा गया हुआ एग्जाम में कि रसिकेंद्र नाम से कौन किस भाषा में जो है लिखता था रचनाएं। ये लिखते थे कौन? मैथिली शरण गुप्त। और जो गुप्त जी हैं इन्होंने मधुप उपनाम से गुप्त जी ने मधुम उपनाम से बांग्ला कविताओं एवं माइकल मधुसूदन दत्त की कृतियों का अनुवाद किया है। गुप्त जी की पहली महत्वपूर्ण काव्य कृति का नाम है भारत भारती। तो भारत भारती कब लिखा? 1912 में। और जो इनकी प्रसिद्धि का आधार भी रहा ना, वो यश का आधार भी भारत भारती ही रहा है। भारत भारती के संबंध में शुक्ल जी ने लिखा है कि पहले पहले हिंदी प्रेमियों का सबसे अधिक अगर ध्यान किसी पुस्तक ने खींचा, जो लोकप्रियता का आलम रहा कि इसकी प्रतियां रातों रात बिक गई, तो वो था भारत भारती। तो ये किसके बारे में? ये शुक्ल जी ने कहा है मैथिली शरण गुप्त के। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी प्रसिद्धि का आधार क्या रहा है। बाकी मैथिली शरण जी ने अपना काव्य गुरु तो महावीर प्रसाद द्विवेदी को माना है, और द्विवेदी के पहले ऐसे कवि थे जिनको राज्यसभा का सदस्य नियुक्त किया गया था। इम्पोर्टेंट है। भारत भारती की रचना जो है, जो कि इतनी प्रसिद्ध रचना है, वो मुशद्दे हाली तथा ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफीकृत भारत दर्पण। तो भारत भारती की रचना मुशद्दे हाली और ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफी भारत दर्पण की प्रेरणा अथवा प्रतिक्रिया स्वरूप मानी जाती है। भारत भारती की कथा वस्तु कुल 3 भागों में बटा है: अतीत खंड, वर्तमान खंड, भविष्य खंड। गुप्त जी ने जो भारत भारती के पहले संस्करण की प्रस्तावना में ही लिखा है कि संसार में ऐसा काम नहीं जो सचमुच उद्योग से ना हो सके, परंतु उद्योग के लिए उत्साह की जरूरत होती है। बिना उत्साह के उद्योग नहीं होता। इसी उत्साह को, इसी मानसिक वेग को उत्तेजित करने के लिए कविता एक उत्तम साधन है। मेरा विश्वास है कि जब तक हमारी बुराइयों की तीव्र आलोचना नहीं होगी, तब तक हमारा ध्यान उनको दूर करने की ओर सचमुच रीति से आकृष्ट नहीं होगा। भारत भारती के संबंध में बच्चन सिंह का कहना है, हिंदी भाषा क्षेत्र में, भाषाभाषी क्षेत्र में इतने व्यापक स्तर पर राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना जगाने का जो काम अकेले भारत भारती ने किया, उतना अन्य पुस्तकों ने मिलकर भी नहीं किया। भारत भारती ने देश में राष्ट्र प्रेम की भावना को प्रबल किया। अब देखिए, ये तो भारत भारती के बारे में है। इनकी जो साकेत है वो भी बहुत ही प्रसिद्ध है। तो साकेत जो लिखा गया है मैथिली शरण जी द्वारा, कहते हैं कि जो साकेत लिखने की प्रेरणा आई वो सन 1908 में आया, और उसके पीछे एक कारण था। मतलब ये लिखने की प्रेरणा 1908 ईस्वी में कैसे आया कि सरस्वती पत्रिका में महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है, जो छद्म नाम से लिखते, भुजंग भूषण भट्टाचार्य नाम से, उसी में एक लेख लिखा था, कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता, कि कवि लोग कैसे उर्मिला के विषय को लेकर बहुत उदासीन है। तो इनके मन में आया, वहाँ से वो प्रेरित हुए। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का ये लेख जो है, टैगोर के लेख काव्येर उपेक्षिता से प्रभावित था। 2 चीज़ें हो गई। एक तो मैथिली शरण जी ने देखा कि सरस्वती पत्रिका में जो है कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता में कि कैसे उर्मिला को उपेक्षित किया गया। फिर लेख टैगोर का है काव्येर उपेक्षिता, उसमें भी देखा। तो साकेत का मतलब जो है पाली में ये है, और इसका मतलब अयोध्या है। साकेत को डॉक्टर नगेंद्र ने क्या कहा? जनवादी काव्य की संज्ञा दी कि ये एक जनवादी काव्य है। साकेत जो है राम कथा पर आधारित है। राम को यहाँ आधुनिक मानव के रूप में प्रस्तुत किया गया है। उर्मिला लक्षण, जो उर्मिला लक्ष्मण का मिलन है, वो साकेत के द्वादश यानी 12 सर्ग में वर्णित है। कुल राम काव्य का दूसरा स्तंभ साकेत ही माना जाता है, और साकेत का पहला जो सर्ग है वो सरस्वती वंदना से शुरू होता है। साकेत रचना में पहला, अष्टम और द्वादश सर्ग के उत्तरार्ध में उर्मिला और लक्ष्मण का मिलन वर्णित है। इस ग्रंथ में उर्मिला प्रधान चरित्र है। उनका नायक लक्ष्मण से वियोग एवं वियोग में उनकी अधीरता, साथ साथ धैर्य प्रमुख वर्ण विषय है। कुल 12 सर्गों में ये बटा हुआ है। नवम सर्ग इस ग्रंथ की जान है, यही सर्वाधिक मार्मिक भी है। इसमें उपेक्षिता और विरहणी उर्मिला की विरह वेदना और पीड़ा का मार्मिक चित्रण किया गया है। सन 1936 में साकेत के लिए गुप्त जी को मंगल प्रसाद पारितोषिक भी मिला था। इनकी अन्य रचनाओं में मेघनाथ वध है। मैथिली शरण गुप्त की आतुकांत रचना मेघनाथ वध है। यशोधरा काव्य गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना पर आधारित है। अब देखिए, इनकी जो रचना है जय भारत, जो जय भारत है, ये जो है प्राचीन भारत की हिंदू संस्कृति का अच्छा दर्पण दिखाता है। जय भारत में जयद्रथ वध जो रचना है मैथिली जी का, ये सबसे पहले आता है गुप्त जी की रचनाओं में। जयद्रथ वध राष्ट्र की बलवेदी पर प्राणों का उत्सव करने वाला नवयुवक का चरित्र चित्रण जयद्रथ वध में दिखता है।
विष्णुप्रिया ये चैतन्य महाप्रभु की पत्नी को आधार बनाकर लिखा गया है, विष्णुप्रिया। इनके अलावा अनग करके है और कुणाल गिल। अनग और कुणाल गिल में जो है बौद्धकालीन संस्कृति दिखता है, तो अनग और कुणाल गिल ये मैथिली शरण जी का है, इसमें बौद्धकालीन संस्कृति है। जैनी काव्य ग्रंथ कार्ल मार्क्स की पुत्री जो जैनी थी, तो मैथिली शरण ने लिखा है कार्ल मार्क्स की पुत्री जैनी पर जैनी काव्य ग्रंथ। बिकट भट्ट में जोधपुर के राजपूत सरदार की काव्य कथा वर्णित है। गुप्त जी ने कुल कितने खंड काव्य लिखे? 19 तो खंड काव्य लिखा है। अर्जुन और विसर्जन करके है, ये मैथिली शरण द्वारा मुस्लिम संस्कृति की झलक दिखाई गई अर्जुन और विसर्जन में। इनके अलावा मैथिली शरण गुप्त ने स्वयं को क्या कहा कि हम तो कौटुंबिक कवि मात्र हैं, लेकिन शुक्ल जी ने कहा आप तो सामंजस्यवादी कवि भी हैं, और महात्मा जी ने कहा आप तो हमारे राष्ट्र कवि हैं। और गुप्त जी को द्विवेदी काल में हरि गीत का छंद का बादशाह भी कहा जाता है कि इन्होंने हरि गीत का छंद का भरपूर प्रयोग किया है। बाल मुकुंद गुप्त ने भारतेंदु और द्विवेदी के बीच क्या किया है? तो बाल मुकुंद गुप्त ने जैसे भारतेंदु युग और द्विवेदी युग इसको जोड़ना है, तो जोड़ने का काम बाल मुकुंद ने किया है। रामचरित उपाध्याय द्विवेदी युग के प्रमुख सूक्तिकार रहे हैं, तो जैसे सूक्तियों में बात कहने वाला कौन है? रामचरित उपाध्याय है। इनके अलावा रामचरित चिंतामणि जो है, रामचरित चिंतामणि रामचरित उपाध्याय की रचना है। तो एक ही हो गया कि रामचरित चिंतामणि जो है ये किसकी रचना है? तो रामचरित उपाध्याय की रचना है। राय देवी प्रसाद पूर्ण ने सन 1902 ईस्वी में कालिदास के मेघदूत का ब्रज भाषा में धराधर धावन नाम से अनुवाद किया। तो किसने किया? राय देवी प्रसाद पूर्ण ने। राय देवी प्रसाद पूर्ण ने क्या किया? सन 1902 में कालिदास के मेघदूत का ब्रज भाषा में धराधर धावन नाम से अनुवाद किया। राय देवी प्रसाद पूर्ण कृत स्वदेशी कुंडल की रचना कुंडलिया छंद में हुई। इसमें इनकी देशभक्तिपूर्ण 52 कुंडलियां संग्रहित है। कामता प्रसाद गुरु को हिंदी भाषा का पाणिनि कहा जाता है। इनकी प्रसिद्धि का मूलाधार हिंदी व्याकरण है। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही ने श्रृंगार आदि परंपरागत विषयों पर स्नेही उपनाम से तथा राष्ट्रीय भावनाओं की कविता को त्रिशूल उपनाम से लिखा है। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही खड़ी बोली में सवैया और कविता छंदों का प्रयोग करने में सकुशल थे। कविता कौमुदी का संकलन एवं संपादन 8 भागों में राम नरेश त्रिपाठी ने किया। इसमें ग्राम गीत, उर्दू, संस्कृत एवं बांग्ला कविताओं का संकलन हुआ। भारतेंदु मंडल के रचनाकार बाल मुकुंद गुप्त को युग खातिन रजक गहरी सूझबूझ वाला जो है कवि माना जाता है। इनकी साहित्यिक प्रसिद्धि का मूलाधार शिव शंभू के चिट्ठे हैं। भारतेंदु मंडल के लगभग सभी लेखक क्या थे? वो पत्रकार थे। जगन्नाथ रत्नाकर भक्ति काल और रीति काल के समन्वयक, यानी भक्ति काल और रीति काल इसके अगर कहे कि समन्वय कौन थे, तो जगन्नाथ रत्नाकर हैं। राम नरेश त्रिपाठी स्वच्छंदतावाद के दूसरे सबसे बड़े कवि हैं। मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे को द्विवेदी युग के प्रसिद्ध प्रगीतकार, मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर को द्विवेदी युग के प्रसिद्ध प्रगीतकार के रूप में माना जाता है। अब देखिए ब्रजभाषा काव्य परंपरा के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं की बात करें, तो ब्रजभाषा काव्य परंपरा में जो प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं में जैसे कवि और रचना है, तो जगन्नाथ दास रत्नाकर का समय 1866 से 1932 बताया गया है। इनकी रचनाएं जैसे हिंडोला, तो रत्नाकर की जो रचना है हिंडोला 1894 में आता है। हरिश्चंद्र, फिर कलकासी, श्रृंगार लैली, गंगा अवतरण तो कई बार पूछा गया 1927 में, उद्धव शतक 1929 में। तो रत्नाकर का एक तो गंगा अवतरण 1927, उद्धव शतक 29, विराष्टक, रत्नाष्टक, तो विराष्टक भी है, रत्नाकर भी है और गंगा विष्णु भी है। इनके अलावा सत्यनारायण कविरत्न, भ्रमरदूत, प्रेम कली, हृदय तरंग है। जगन्नाथ रत्नाकर जो थे, इन्होंने पोप के एशियान क्रिटिसिज्म का रोला छंद में समालोचना दर्श नाम से अनुवाद किया। तो रत्नाकर ने पोप के एशियान क्रिटिसिज्म का रोला छंद में समालोचना दर्श नाम से अनुवाद किया है। ये जो है उर्दू में जकी उपनाम से कविता लिखते थे। कविरत्न ने लॉर्ड मैकाले की प्रसिद्ध रचना है, मैकाले की प्रसिद्ध रचना होरेशस, और होरेशस का ब्रज भाषा में अनुवाद किया। भवभूत के उत्तर रामचरितम और मालती माधव का भी इन्होंने ब्रज भाषा में अनुवाद किया है। सत्यनारायण कविरत्न की समस्त रचनाओं का संकलन हृदय तरंग शीर्षक से, ये सारे इंपॉर्टेंट है कि रत्नाकर ने पोप के एशियान क्रिटिसिज्म का रोला छंद में समालोचना दर से किया। फिर उर्दू में जकी नाम से लिखते। सत्यनारायण कविरत्न ने लॉर्ड मैकाले की प्रसिद्ध रचना होरेशस का ब्रजभाषा में अनुवाद किया। भवभूत के उत्तर रामचरित और मालती माधव का भी इन्होंने ब्रजभाषा में अनुवाद किया है। सत्यनारायण कविरत्न की समस्त रचनाओं का संकलन हृदय तरंग शीर्षक से बनारसी दास चतुर्वेदी ने किया। द्विवेदी युग की इतिवृत्तात्मक शैली की वृक्ष छायावाद का आरंभ हुआ। द्विवेदी युगीन महत्वपूर्ण कवियों में उनके महाकाव्य की बात करें तो द्वारका प्रसाद मिश्र,
इनके द्वारा है कृष्णायन 1943 ईस्वी, बलदेव प्रसाद मिश्र साकेत संत 1946, उदय शंकर भट्ट का है तक्षशिला 1931 में, फिर नल नरेश 1933, गुरुभक्त सिंह नूरजहाँ विक्रमादित्य 1947, अनूप शर्मा सिद्धार्थ 1937, सरवाड़ी 1948, वर्धमान 41, श्याम नारायण पांडे की रचना है हल्दीघाटी, फिर जौहर 1945 में, मोहनलाल मेहतो का आर्यावर्त 1943 में है, हरदयालु का दैत्यवंश रावण 1952 में है। अब यहाँ से आपका शुरू होता है छायावाद युग। तो छायावाद युग से हम रिवीजन नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। यहाँ पे हमने जो है भारतेंदु युग और द्विवेदी युग से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट को कंप्लीट किया। नेक्स्ट हम जो है छायावाद को, ये जो आपके लिए है कि लास्ट टाइम आप रिवीजन के पर्पज से बार बार अगर इसे लेंगे तो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।